नमस्कार। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने भारत के भौगोलिक निर्माण पर चर्चा किए थे। आज की क्लास में हम लोग भारत की स्थिति और उसके विस्तार पर चर्चा करेंगे। जिन्होंने भी इसके पहले की क्लास नहीं देखी है वो जरूर देख लें ताकि उन्हें भारत का भूगोल बेहतर तरीके से समझ में आए। आज की क्लास समझ विकसित करेंगे क्योंकि आगे का पूरा भूगोल इसी पर निर्भर होगा कि आप भारत को कितना बेहतर तरीके से समझ पाए हैं। आप भारत की स्थिति को जितना बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, भारत के भूगोल को भी आप उतने ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए भारत के भूगोल में इस टॉपिक का बहुत महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसलिए हमने इस क्लास को 2 भागों में या आवश्यकता पड़ी तो 3 भागों में बनाएंगे। आज की क्लास में हम लोग जो कि भारत की स्थिति और उसके विस्तार से संबंधित है, इसमें हम लोग भारत के बाहर इसकी जो बाहरी स्थिति है इस पर मुख्यतः चर्चा करेंगे। ग्लोब पर इसकी जो स्थिति है इस पर चर्चा करेंगे और जो इसकी सीमाएं हैं, जो इसकी स्थलीय सीमा है, उससे जो लगे हुए राज्य हैं भारत के, हम लोग मुख्यतः उस पर चर्चा करेंगे। स्थलीय सीमा से जो लगे हुए देश हैं हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अर्थात पहले हम लोग भारत के बाहर से इसको समझने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। इसके अगले भाग में हम लोग भारत के अंदर की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे ताकि स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाए। प्रत्येक स्थान के, प्रत्येक राज्य की जो स्थिति है वो समझना बहुत अनिवार्य है ताकि आगे का भूगोल आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए। अगर आप भारत के भूगोल को आसान बनाना चाहते हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत अनिवार्य होगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है वो जरूर कर लें ताकि उन्हें हर क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। भारत की जो स्थिति है, सबसे पहले हम लोग इसे पृथ्वी पर जो इसकी स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी को जो 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है इसे विषुवत रेखा, इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। इसे 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी इसी को कहा जाता है। इस तरीके से पृथ्वी को ये 2 बराबर भागों में बांट देता है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। जो नीचे का हिस्सा है अर्थात जो दक्षिण की तरफ है इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की तरफ प्रत्येक 1 डिग्री पर समानांतर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। समानांतर कुछ काल्पनिक रेखाएं इस तरीके से खींची गई हैं और बिल्कुल इस पॉइंट पे 90, ये 90 डिग्री है। अर्थात यहां से जब हम केंद्र पर एक लंबवत लाइन रेखा डालेंगे तो ये समकोण बनाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अर्थात पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर समानांतर दूरी पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जिसे अक्षांश कहा जाता है। इन्हें अक्षांश कहा जाता है। जो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश है इन्हें उत्तरी अक्षांश और जो दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश है उन्हें दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इस तरीके से भारत की जो स्थिति है ये उत्तरी गोलार्ध में है। भारत पृथ्वी पर ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत ये 0 डिग्री, 0 से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो 0 से 10, 20, 30 इस तरीके से 90 तक इस तरीके से जाता है। तो भारत का कुछ अक्षांशी विस्तार होता है। भारत का कुछ अक्षांशी विस्तार होगा। अर्थात भारत के जो यहां से यहां पर भारत का एक स्थान है, इसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी
कन्याकुमारी से जो रेखा होकर के गुजर रही है, ये भारत की मुख्य भूमि है। ये मैप जितना भी आपको दिखाई दे रहा है इस समय बोर्ड पे, ये भारत की मुख्य भूमि है। भारत बाहर भी है, भारत समुद्रों में भी, जैसे कि लक्षद्वीप और इधर अंडमान, ये भारत की मुख्य भूमि है। तो भारत की मुख्य भूमि से छू करके जो सबसे नीचे से जो लाइन जा रही है, अक्षांश जो जा रहा है, यह है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 4 मिनट नॉर्थ। समझ पा रहे होंगे आप इसे? जैसे कि ये 0 डिग्री से ऊपर की तरफ, मैंने कहा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जैसे मान लेते हैं कि ये वाली जो रेखा है ये कितनी है? 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट की रेखा है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि 0 से 90 तक उत्तरी गोलार्ध में प्रत्येक अक्षांश को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। तो इसलिए यहां से भारत की शुरुआत होगी। तो इस तरीके से ये भारत जो है, यहां पर भारत स्थित है। तो जो लाइन यहां से जा रही है वह है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर की तरफ हम जैसे जैसे जाएंगे तो 8 9 10 11 12 13 करते करते, और बिल्कुल जो बीच में से भारत की रेखा गुजर रही है, आप इस लाइन को देख पा रहे होंगे, ये जो भारत के बिल्कुल बीच में से होकर के गुजर रही है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको हम लोग यहां बढ़ा लेते हैं। यह है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसी को कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीच में से होकर के जा रहा है। ये पूरे भारत को 2 बराबर वर्गों में भागों में बांट देता है। कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री नॉर्थ, समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये 8 डिग्री, 8 के बाद 9 10 11 12 13, तो यहां से मान लेते हैं कि ये जो रेखा है ये 23.5 डिग्री की है। तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीच में से होकर के गुजरती है। उसके बाद 23.5 से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो 23.5 के बाद 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ऊपर तक हम पहुंचेंगे। और जो भारत के बिल्कुल ऊपरी छोर से होकर के गुजर रही है, जो उसको छू करके गुजर रही है, वो कितनी है? 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। और ये भी क्या होगा? नॉर्थ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8 डिग्री जो सबसे नीचे पॉइंट है वो भी नॉर्थ है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट ये भी नॉर्थ अर्थात उत्तरी अक्षांशी होगा। क्यों होगा? क्योंकि 0 डिग्री से उत्तर की तरफ जो भी अक्षांश हैं वो उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं। 0 डिग्री से उत्तर की तरफ जो भी अक्षांश है वो उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं। इस वजह से जो भारत के बिल्कुल यहां से अर्थात कन्याकुमारी को छू करके गुजरेगा वो भी उत्तरी अक्षांश है, और जो उत्तर की तरफ यहां इंद्राकौल से होकर के जो गुजर रहा है, ऊपरी बिंदु को छूते हुए गुजर रहा है, वो भी उत्तरी अक्षांशी कहलाएगा। तो इस तरीके से भारत का जो अक्षांशी विस्तार है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भारत की मुख्य भूमि है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशी विस्तार, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशी विस्तार कितना है? भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार हुआ है। मैंने कहा कि भारत सिर्फ यही नहीं है, यानी कि मुख्य भूमि के अलावा भारत समुद्रों में भी है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी जहां से इसका विस्तार शुरू हो रहा है, ये अंडमान निकोबार में, ये अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार में ये निकोबार, और निकोबार का जो निचला हिस्सा है, निकोबार 2 वर्गों में डिवाइड है, ऊपर वाले को कार निकोबार और नीचे वाले को ग्रेट निकोबार कहा जाता है। इसका नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में अंतिम पॉइंट जो बनता है उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो कि किस अक्षांश पर है? ये वाली जो रेखा है ये 8 डिग्री 4 मिनट से 2 डिग्री नीचे, 2 डिग्री नीचे की ये रेखा बनती है, और ये हो जाती है 6 डिग्री
4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट। इंदिरा पॉइंट की जो बिंदु बनती है, इंदिरा पॉइंट का जो बिंदु है वह है 6 डिग्री 4 मिनट से। अर्थात भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि का वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और भारत का जो संपूर्ण भारत है, कुल भारत, अर्थात भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करेंगे, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की, जो कि ग्रेट निकोबार में यहां पर आकर के इस पॉइंट पर बनता है, और यह है 6 डिग्री 4 मिनट पे, 6 डिग्री 4 मिनट पे। तो दोनों तरीके से आप इसे याद रखेंगे। वैसे मुख्य परीक्षाओं में जो सवाल बनता है वो भारत के कहां से बनेगा? मुख्य भूमि से। पूछा जाता है भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो सही आंसर होगा भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, पूर्वी अक्षांश, सॉरी उत्तरी अक्षांश। इसी तरीके से भारत का कुछ की चौड़ाई भी है, भारत की कुछ चौड़ाई भी है। अगर हम चौड़ाइयों के आधार पर देखें तो भारत यहां से लेकर अर्थात 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और सबसे नीचे दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को इस तरीके से मिलाने वाली कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं जिसे देशांतर रेखा कहते हैं, जिसे देशांतर रेखा कहा जाता है। तो इस तरीके से भारत का कुछ देशांतरी, इस तरीके से कुछ देशांतर रेखाएं हैं। तो इस पोल से यानी कि 0 डिग्री देशांतर से, 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर, 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर यह बनता है पूर्वी गोलार्ध, और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर यह बनता है पश्चिमी गोलार्ध। 0 डिग्री से पूरब की ओर जो देशांतर है उन्हें पूर्वी देशांतर कहा जाता है, और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जो देशांतर है उन्हें पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। तो भारत की स्थिति जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है, भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है। मैप में एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होता है वो होता है दिशाओं का ज्ञान। आप गौर करिएगा, दिशाओं के लिए ऊपर ये होता है उत्तर, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, और ये होता है दक्षिण। किसी भी चीज को आप इस तरीके से देख सकते हैं। एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं दिशाओं से, वो बिल्कुल सीधे सीधे उत्तर पूरब पश्चिम ऐसे करके सवाल नहीं आएगा, बीच में से आएगा। जैसे कि उत्तर पूर्व, ये दिशा हो गई उत्तर पूर्व की, जैसे कि ये दिशा हो गई उत्तर पश्चिम। तो अगर हम ग्लोब पर अर्थात पृथ्वी पर भारत की स्थिति की बात करें तो एग्जैक्ट स्थिति इसकी क्या होगी? ये 0 डिग्री और यहां से ये इस दिशा में, अर्थात उत्तर पूर्व। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते चले जा रहे हैं उसे आप उसी तरीके से नोट करते जाएं। भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से तक इसका विस्तार हुआ है। अगर इसके हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो इसका जो सबसे, अब इधर से चलेंगे यानी कि ये हो गया आपका 0, अब 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे तक आएंगे, यहां तक आते आते हो जाता है 180 डिग्री, ये हो जाता है 180 डिग्री, 180 इधर 180 इधर हो जाता है। तो यहां 0 से 1 2 3, ये जो लाइन भारत को छू करके गुजर रही है ऐसे करके, जो देशांतर यहां से जा रहा है वो कहां से होकर के गुजरेगा? वो यहां से। आप गौर करेंगे इस पे, ये जो लाइन जा रही है यहां से इस वाले पॉइंट को छू करके गुजरता है, और ये है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट क्या होगा? पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट ये पूर्वी देशांतर। और इस तरीके से 68 के बाद 68 69 70 71 72 73 होते हुए, और जो बिल्कुल आखिरी भारत के सबसे पूरब में जो छू करके गुजरेगा ये होता है 97 डिग्री 25 मिनट, क्या होगा ये भी
पूर्वी देशांतर। क्यों होगा पूर्वी देशांतर? क्योंकि 0 डिग्री देशांतर से, 0 डिग्री देशांतर से पूरब में, 0 डिग्री देशांतर से पूरब में जो भी देशांतर है उन्हें पूर्वी देशांतर, और पश्चिम में जो देशांतर है वो पश्चिमी देशांतर। और भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में है, तो इसलिए जो लाइन यहां से गुजरेगी वो भी पूर्वी देशांतर, और जो यहां से गुजरेगी वो भी पूर्वी देशांतर है। इसलिए भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। समझ पा रहे होंगे आप लोग? तो इस तरीके से भारत का ये महत्वपूर्ण जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार रहा। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आगे देखते हैं कि भारत के चारों तरफ क्या है। भारत के चारों तरफ क्या है? तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। जो भी हम बोल रहे हैं सो नोट करते जाइए, जो भी महत्वपूर्ण है, जैसे अक्षांशीय विस्तार, इसका देशांतरीय विस्तार, नोट करते जाइए मेरे साथ साथ। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? जो स्थलखंड का वह भूभाग, स्थलखंड का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो आप गौर करेंगे कि भारत 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, और पूरब में यहां पर बंगाल की खाड़ी है। यहां पर है बंगाल की खाड़ी, यहां से लेकर के, और ये पूरा हिस्सा जो है इसका 3 तरफ से ये समुद्र से अर्थात महासागर से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। और यही कारण है कि भारत को एक प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है। तो 3 तरफ से अर्थात पश्चिम, पूरब और दक्षिण से ये जल से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में जो सबसे बड़ा देश है वो चीन है। उत्तर में सबसे बड़ा देश चीन। तो इसके उत्तरी देशों में चीन, नेपाल और भूटान, चीन, नेपाल और भूटान। उत्तरी देशों में चीन, नेपाल, भूटान। आप समझ पा रहे होंगे? इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना? तो उत्तर की तरफ अगर हम बात करें तो चीन, नेपाल और भूटान 3 महत्वपूर्ण देश हैं इसके उत्तर में। इसके पूर्वी देशों की अगर हम बात करें तो बिल्कुल पूरब में लगा हुआ देश है म्यांमार। पूरब में इसके हैं म्यांमार। उसके बाद ये कुछ समुद्री सीमाओं से लगे हुए देश हैं, जैसे कि थाईलैंड, इंडोनेशिया। थाईलैंड और इंडोनेशिया और म्यांमार ये पूरब में है। थाईलैंड और इंडोनेशिया पूर्णतः समुद्री सीमा से लगे हुए देश हैं। पूर्णतः समुद्री मतलब इनकी सीमाएं स्थल से हमारी कहीं नहीं लगती हैं, पूरी तरीके से ये समुद्री सीमा से ही लगे हुए हैं। तो थाईलैंड और इंडोनेशिया और म्यांमार ये इसके पूर्वी देश। इसके अलावा पूर्वी देशों में सबसे महत्वपूर्ण है बांग्लादेश। पूर्वी देशों में बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से ही लगी हुई है, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके पश्चिमी देशों की अगर हम बात करें, इसके दक्षिणी देशों की, तो श्रीलंका इसके दक्षिण में और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव। बोर्ड में जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये भारत के पड़ोसी देश हैं। आप इसे नोट भी कर सकते हैं देख करके। तो श्रीलंका और मालदीव ये इसके दक्षिणी देश हैं, दक्षिणी पड़ोसी देश हैं। अगर इसके हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा। अफगानिस्तान भारत में बिल्कुल जरा सा मात्र 100, देखिए यहां से आप देख पा रहे होंगे, यहां से लेके यहां तक ये 106 किलोमीटर की दूरी है। 106 किलोमीटर की सीमा ही अफगानिस्तान से हमारी लगी हुई है, वो भी पीओके वाले क्षेत्र में। लद्दाख का जो पीओके क्षेत्र है वहां पर ये लगी हुई है। तो सिर्फ अफगानिस्तान भी इसमें गिना जा सकता है। तो अगर हम देखें पश्चिमी देशों की तो पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इस तरीके से भारत के चारों तरफ के जो देश हैं उसे आप दिशावार नोट करेंगे, किस दिशा में कौन से देश हैं। तो भारत के इसी तरीके से नोट करिएगा कि भारत के पूर्वी देश, भारत के उत्तरी देश चीन, नेपाल, भूटान। पूरब में पूर्वी देशों में म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। दक्षिणी देशों में श्रीलंका और मालदीव। और पश्चिमी देशों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान।
भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप का देश है। एशिया महाद्वीप का ये 7वां सबसे बड़ा देश है। एशिया महाद्वीप का ये 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। तो 6 जो इसके सबसे बड़े देश हैं, विश्व के जो 6 सबसे बड़े देश हैं, 7वें नंबर पर भारत है। और 6 जो बड़े देश हैं उसमें सबसे पहले आता है कौन? रूस। रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद कनाडा के बाद कौन आता है? चीन। कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद अमेरिका, चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्राजील, अमेरिका के बाद ब्राजील। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। सो नोट कर लीजिएगा। अगर विश्व के आधार पर देखा जाए 7वां सबसे बड़ा देश है ये। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व की जो कुल भूभाग है, विश्व का कुल भूभाग, उसका 2.4% भूमि जो है, नोट कर लीजिएगा इसको, कि कुल भूमि के इतनी जो विश्व की जो कुल भूमि है, कुल भूमि का 2.4% भूमि जो है वो भारत के पास है। 2.4% भूमि। लेकिन अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो भारत विश्व का दूसरा देश है। पहला चीन और दूसरा भारत। वैसे यूएनओ की जो नई जनगणना आई है, जो नई रिपोर्ट आए हैं, उसके हिसाब से भारत जो है विश्व का जनसंख्या के आधार पर पहला सबसे बड़ा देश बन रहा है। लेकिन फिलहाल अभी आंकड़ों के आधार पर बात करेंगे तो भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन के बाद इसका नंबर आता है। और क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश। अच्छा, मैंने कहा था कि भूभाग के आधार पर देखा जाए, यानी कि विश्व की कुल जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% किसके पास है? भारत के पास है। लेकिन जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए, विश्व की कुल आबादी कितनी है? विश्व की कुल आबादी है 8 अरब। विश्व की कुल आबादी है 8 अरब। इस 8 अरब जनसंख्या में से अगर प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो 17.5% जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। काफी बड़ी जनसंख्या है। तो 17.5, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, इधर म्यांमार, फिर बांग्लादेश, ये जो स्थलीय सीमा से लगे हुए देश हैं, ये भारत के किन किन राज्यों को छूते हैं? यहां से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। इसलिए किन किन राज्यों की सीमाएं किन किन देशों से लगी हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो हम लोग क्रम से लेंगे, जिसकी सीमा सबसे ज्यादा है उसको पहले, उसके बाद उसी क्रम से हम लोग लेंगे। हमने यहां पर उसी क्रम से लिख भी दिया है, तो एक बार हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे लंबी सीमा किसकी लग रही है? देखने में लगता है जैसे चीन की सीमा सबसे लंबी है, या फिर पाकिस्तान की सीमा भी दूसरे नंबर पर लगती है लंबी। वैसे सबसे ज्यादा लंबी चीन की लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं। सबसे लंबी सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ लगी हुई है, जो कि पश्चिम बंगाल में यहां से लेकर के और ये इस तरीके से होते हुए और ये यहां तक आती है त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसलिए बांग्लादेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, बांग्लादेश की सीमा जो है ये मिजोरम को भी छूती है। बांग्लादेश की सीमा जो है ये इस तरीके से आती है और ये तीनों तरफ से यहां तक आती है, मिजोरम को भी छू रही है यहाँ पे। तो आप गौर करेंगे सबसे बड़ी सीमा किसकी है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की कुल सीमा कितनी लगी हुई है भारत से? 4096 किलोमीटर बांग्लादेश की कुल सीमा, यानी कि यहां से लेकर के ये जो सीमा आपको दिखाई दे रही है ये कितनी है? 4096। ये चीन से बड़ी है। ये चूंकि टेढ़ी मेढ़ी इतनी ज्यादा है, जब इसे आप सीधी करोगे तो ये उससे ज्यादा, चीन से ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ये टेढ़ी मेढ़ी अधिक होने की वजह से ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो बांग्लादेश की जो सीमा है
भारत के किन राज्यों से लगा हुआ है, आप उसी तरीके से इसी क्रम में, भूगोल में क्रम का बहुत महत्व होता है। अगर आप इसे क्रम में नोट कर रहे हैं तो ये याद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जल्दी याद हो जाता है। तो इसीलिए बांग्लादेश की सीमा किन किन देशों से लगी हुई है इस पर गौर करते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, इसके पश्चिम में पश्चिम बंगाल से आप देख रहे होंगे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पश्चिम बंगाल की सीमा ये है, ये आप देख रहे होंगे इस तरीके से यहाँ तक भूटान तक, ये इधर, ठीक है ना, ये पश्चिम बंगाल है पूरा। तो पश्चिम बंगाल, ये आप गौर करिएगा, एक बार मैं पश्चिम बंगाल को ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल यहाँ तक है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक किससे लगी हुई है, असम से। पश्चिम बंगाल फिर असम, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मेघालय से, ठीक है। उसके बाद फिर से दोबारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये असम से लगी हुई है। यहीं पर सुरमा घाटी है, यहीं पर है सुरमा घाटी। आगे चल करके हम जो जलवायु पढ़ेंगे तो इसका बहुत महत्व होगा। तो यहाँ पर सुरमा घाटी, तो यहाँ से यहाँ तक ये फिर से असम से। उसके बाद पूरा ये त्रिपुरा जो है तीन तरफ से, त्रिपुरा पूरी तरीके से तीन तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा तीन तरफ, इसका नाम भी त्रिपुरा इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये तीन तरफ से एक ही देश है। एक सवाल पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो एक ही देश से तीन तरफ से घिरा हुआ है, तो उसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। और उसके बाद यहाँ से लेके और यहाँ तक ये मिजोरम से लगा हुआ है। तो कितने राज्य हो गए, 5 राज्य हो गए। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से लगी है। बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर की जो हमारी सीमा लगती है वो चीन के साथ लगती है। दूसरे नंबर की जो सीमा लगी है हमारी वो चीन के साथ लग रही है। चीन के साथ हमारी कुल सीमा लगती है कितनी, 3917 किलोमीटर। ये किलोमीटर भी पूछ लिया जाता है कई बार, और किन देशों से, किन राज्यों से लगी हुई है ये तो खैर है जरूरी। तो अगर हम चीन की बात करें तो चीन की सीमा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश है, ये यहाँ से म्यांमार की सीमा शुरू हो जाती है। तो यहाँ से लेकर के और ये इस तरीके से यहाँ तक, पहले ये म्यांमार की सीमा है, सॉरी ऊपर चीन, यहाँ पर चीन है और ये अरुणाचल प्रदेश। एक बड़ा महत्वपूर्ण रोचक जानकारी यहाँ पर यह है कि एक सवाल पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसे क्या कहा जाता है। तो अक्सर लड़के बोल देते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा सिर्फ यही है, इसी वाली रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है। समझ पा रहे हैं, भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसे मैकमोहन कहा जाता है, लेकिन वो कहां से कहां तक है, जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है, अरुणाचल प्रदेश जो इसकी सीमा बना रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैकमोहन कहा जाता है। इसके बाद भारत तिब्बत सीमा कहा जाता है, भारत तिब्बत सीमा के नाम से जाना जाता है, जो कि यहां से यहां तक यानी सिक्किम वाला, और उसके बाद उत्तराखंड यहां से लेकर के और पूरा यहां इंदिरा कॉल तक, ये वाली जो सीमा है ये भी किससे लगी हुई है, चीन से लगी हुई है। राज्यों के आधार पर अगर देखा जाए तो लद्दाख यहां से लेके यहां तक, लद्दाख की सीमा चीन से लग रही है। उसके बाद आप गौर करिए, यहां से लेके यहां तक हिमाचल प्रदेश की सीमा, लिखते जाएंगे कि चीन की सीमा किन किन राज्यों से लग रही है। तो इधर से चलेंगे लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद अगली सीमा किससे लग रही है, सिक्किम से। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये भी कितने हो गए, 5 राज्य हो गए। 5 राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से भी लग रही हैं और 5 ही राज्य की सीमाएं चीन से भी लग रही हैं। कौन कौन, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों की सीमाएं चीन से लग रही हैं। चीन के बाद तीसरे नंबर की जो हमारी सीमा लग रही है वो किसके साथ लग रही है, पाकिस्तान के साथ। यहां देख पा रहे होंगे, पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लग रही है, 3310 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर यहां से लेकर के और यहां तक ये जो सीमा है ये कितनी है, 3310 किलोमीटर की पाकिस्तान के साथ लग रही है। पाकिस्तान और भारत के बीच में यहां पर भी रोचक जानकारी है कई सारी, गौर करिएगा कि पाकिस्तान और भारत के
बीच में जो रेखा दिखाई दे रही है, यानी कि जो यहां से लेकर के ये सीमा जो आपको दिखाई दे रही है, इसको रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। ये रेडक्लिफ लाइन है। अब वर्तमान में ये इतना नहीं रह गया है। रेडक्लिफ लाइन 1948 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो रेडक्लिफ के द्वारा ही इसे खींचा गया था, इसी वजह से इसका नाम रेडक्लिफ लाइन पड़ा था। तो ये मुख्यतः यहां से लेके यहां तक है, अर्थात लद्दाख में यहां से लेकर के, और ये गुजरात में कौन सा, गौहर मोती, जहां से ये वाली पॉइंट गुजर रहा है, तो गौहर मोती यानी कि जवाहर पॉइंट तक ये जाता है। वर्तमान में यहां से ये वाला जो पॉइंट है, लद्दाख का इतना हिस्सा, इसे हम पीओके कहते हैं, इसे पीओके कहा जाता है। ठीक है, तो ये वर्तमान में किसके कब्जे में है? ये पाक अधिगृहित क्षेत्र इसे कहा जाता है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, तो हमारी जो बीएसएफ खड़ी होती है, हमारी जो सीमा है, वो मुख्यतः कहाँ है? यहाँ है। यानी कि ये वाली जो रेखा है, ये वाली, इतनी ये वाली, ये तो रेडक्लिफ लाइन है। ठीक है, लेकिन जो हमारी इस समय सीमा है वो कहाँ है? वो यहाँ है। इसे बोला जाता है एलओसी, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसको कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से, तो पाकिस्तान के साथ ये वाली लाइन हो गई एलओसी, ये हो गई रेडक्लिफ लाइन, और यहां से लेकर के और यहां तक ये जो गुजरात की सीमा बन रही है, गुजरात और पाकिस्तान की सीमा, गुजरात और पाकिस्तान की, इसको कहा जाता है सरक्रीक रेखा। इस वाले को कहा जाता है सरक्रीक रेखा, इसको कहा जाता है सरक्रीक रेखा। समझ पा रहे हैं? सिर्फ गुजरात और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, ये सरक्रीक रेखा है। 24 डिग्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ पे। 24 डिग्री अक्षांश पर स्थित है सरक्रीक रेखा। आप गौर करिएगा, ये देखिए 23.5 डिग्री कर्क रेखा ऐसे जा रहा है, तो ये हो गया 23.5 डिग्री, ये हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसके थोड़ा सा ऊपर ये वाली जो लाइन है ये 24 डिग्री पर। पूछा जाता है सरक्रीक रेखा किस अक्षांश पर स्थित है, तो 24 डिग्री अक्षांश पर स्थित है सरक्रीक रेखा। तो ये हो गया आपका सरक्रीक रेखा। ठीक है, और भारत और इसी वजह से इस वाले पॉइंट को, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हम अलग से कराएंगे और नोट करेंगे अगली क्लास में, तो जिसे गौहर मोती कहा जाता है, जवाहर पॉइंट भी इसे कहा जाता है, इसे सरक्रीक पॉइंट भी कहा जाता है। सरक्रीक पॉइंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं पर इसका अंत होता है। सरक्रीक रेखा का अंत जो होता है कहाँ पर होता है? 68 डिग्री 7 मिनट पर। 68 डिग्री 7 मिनट की जो रेखा गुजर रही है, देशांतर जो गुजर रहा है, यहाँ पर होता है। इसी वजह से इस वाली रेखा को, इस वाले पॉइंट को सरक्रीक पॉइंट भी कहा जाता है। इसके कई सारे नाम मिल जाते हैं। गौहर मोती इसका एक नाम है, जवाहर पॉइंट भी इसको कहा जाता है, राजहर पॉइंट भी इसको कहा जाता है, और सरक्रीक पॉइंट भी कहा जाता है। राजहर पॉइंट भी और सरक्रीक पॉइंट भी। इसी तरीके से जो हमारे इधर के पॉइंट हैं, अर्थात जो सबसे पूर्वी बिंदु है, उसे किबुथु एक अरुणाचल प्रदेश का गांव है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो किबुथु पॉइंट भी कहा जाता है और बालांगू पॉइंट भी इसको कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है बालांगू पॉइंट। ऊपर वाला जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसे इंदिरा कॉल, और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, जो कि कहाँ पर है? देखिए गौर से, ग्रेट निकोबार में है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार में है। तो ये हमारे 4 बिंदु बनते हैं। इस पर हम लोग और डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। आगे तो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान किन किन राज्यों से लग रहा है, तो गुजरात, पहला गुजरात से लग रहा है। गुजरात के बाद ये राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, और पंजाब के बाद यहाँ देखिए कश्मीर, और ये लद्दाख वाली सीमा है। तो इसे हम लद्दाख, पीओके को हम अपना ही मानते हैं, इसलिए इसे लद्दाख में ले लेंगे। तो राज्यों की संख्या हो जाएगी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर और लद्दाख। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अर्थात पाकिस्तान की सीमा भी 5 ही राज्यों से लग रही है। इसके बाद अगली सीमा हमारी लग रही है किसके साथ? नेपाल के साथ। कितनी सीमा लग रही है नेपाल से? 1752।
1752 किलोमीटर की सीमा लग रही है नेपाल के साथ। तो देखिए कहाँ कहाँ से लग रही है, यहाँ से लेकर के ये उत्तराखंड, तो ये सीमा इतना, और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश, इतना उत्तर प्रदेश से, इतना ये बिहार से। सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से सवाल बनता है, बहुत अच्छे से गौर करिएगा, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की इतनी सीमा, इतनी गौर करिएगा, यहां से लेके यहां तक, ये नेपाल से भी लगा हुआ है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से यहां तक नेपाल से लग रहा है, और उसके बाद फिर सिक्किम। तो कौन कौन से राज्य हो गए नेपाल से लगे हुए? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अब तक जो भी देश हमने पढ़े हैं, हर देश की सीमाएं भारत के 5-5 राज्यों से लग रही है अब तक। तो नेपाल की सीमा भी भारत के 5 राज्यों से लगती है। किस किस से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। इसके बाद अगली सीमा जो हमारी लग रही है वो किसके साथ लग रही है? म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ यहां से देखेंगे, ये म्यांमार की सीमा है टोटल भारत के साथ लगी हुई। तो ये राज्य है। म्यांमार की कुल सीमा हमारे साथ लगती कितनी? 1458 किलोमीटर। 1458 किलोमीटर की सीमा जो है म्यांमार के साथ लग रही है। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उत्तर से दक्षिण की ओर अरुणाचल प्रदेश, एन मतलब नागालैंड, एन मतलब नागालैंड, फिर उसके बाद मणिपुर, और मणिपुर के नीचे मिजोरम। यह है आपका मिजोरम। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 राज्यों की सीमाएं। बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा लग रही है 5 राज्यों की, चीन के साथ 5 राज्यों की, पाकिस्तान के साथ 5 राज्यों की, नेपाल के साथ 5 राज्यों की, और म्यांमार के साथ 4 राज्यों की। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 राज्यों की सीमाएं हमारी किसके साथ लग रही हैं? म्यांमार के साथ। अगला है भूटान। भूटान कहाँ है? ये देखिए, ये छोटा सा जो देश यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? ये भूटान है। भूटान की सीमाएं कुल अगर हम देखें तो मात्र 587 किलोमीटर की जो सीमा है, यहां से लेके यहां तक की, ये 587 किलोमीटर की सीमा भूटान के साथ लग रही है। तो किस किस राज्यों के साथ? यहां से यहां तक देखिए सिक्किम के साथ, यहां से यहां तक सिक्किम के साथ। फिर उसके बाद यहां से देखिए, यहां से लेके यहां तक, ये वाली सीमा, ये पश्चिम बंगाल की सीमा है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल 3 देशों की सीमाओं को छूता है। पश्चिम बंगाल 3 देशों की सीमाओं को छूता है। किन किन देशों की? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। यह सवाल बहुत बार आप लोगों की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि भारत के 3 राज्य 3-3 देशों की सीमाओं को छूते हैं। पहला लिख लीजिएगा, नोट करिएगा, पश्चिम बंगाल। भारत के 3 राज्यों में पहला पश्चिम बंगाल किन किन देशों को छूता है? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। दूसरा सिक्किम, दूसरा है सिक्किम। अगले हम लोग पढ़ेंगे सिक्किम। तो सिक्किम जो है ये भी 3 देशों की सीमाओं को छूता है। पहला नेपाल, भूटान और इधर से चीन को। सिक्किम भी 3 देशों की सीमाओं को छूता है, नेपाल, चीन और भूटान। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी भारत के मतलब 3 देशों की सीमाओं को छूता है, चीन, इधर से म्यांमार और ये भूटान। तो भारत के 3 राज्य 3-3 देशों की सीमाओं को छूते हैं। तो ठीक से याद करिएगा और इसी तरीके से इसको लिख भी लीजिएगा। तो यहां पर देख रहे थे हम लोग भूटान। तो भूटान की सीमा यहां से यहां तक किसके साथ लग रही है? पश्चिम बंगाल। उसके बाद भूटान की सीमा असम से लग रही है, यहां से लेके यहां तक असम के साथ, और यहां से लेके यहां तक अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो कितने राज्य हो गए? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो 1 2 3 4। भूटान की जो सीमा है वो भी कितने राज्यों से लग रही है? भूटान की सीमा भारत के 4 राज्यों से लग रही है। उसके बाद आखिरी है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो सीमा है ये भारत में वैसे तो लद्दाख के साथ लग रही है,
106 किलोमीटर की सीमा टोटल लगती है। यहां से लेके यहां तक 106 किलोमीटर की सीमा लग रही है, लेकिन एग्जैक्ट ये पीओके वाले क्षेत्र में है, एग्जैक्ट ये पीओके वाले क्षेत्र में है। तो इस तरीके से अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर है। लिखा होगा एक राज्य, अगर हम राज्य गिनेंगे तो एक राज्य हो जाएगा, एक राज्य की सीमा इसके साथ लग रही है। ये इसके बाहरी चीजों पर हम लोगों ने चर्चा की है। अच्छा, बाहरी चीजों में कुछ और चीजों पर गौर कर लेते हैं। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के अंदर एक छोटी सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के अंदर भी एक छोटी सी खाड़ी है जिसे हम क्या बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी। इसे कहा जाता है मन्नार की खाड़ी, इसे कहा जाता है मन्नार की खाड़ी, यहां पर है। ठीक है, पाक जल संधि यहीं पर बनता है। जल संधि किसे कहा जाता है, दो भूखंडों को अलग करने वाली सागर की या जल की जो संकरा सा रास्ता बनता है उसे जल डमरू मध्य या जल संधि कहा जाता है। इसे आगे पढ़ा जाएगा बेहतर तरीके से। यानी कि आप देखेंगे कि ये हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, इन दोनों को जोड़ता है और दो भूखंड यानी कि भारत और श्रीलंका को अलग कर रहा है। यहीं पर क्या है, पाक जल संधि, यहां पर है पाक जल संधि। सवाल क्या बनता है कि पाक जल संधि जो है किन दो देशों को अलग करता है, तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है, भारत और श्रीलंका को ये अलग करता है। और इसी तरीके से किन दो सागरों को जोड़ता है, तो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी को ये जोड़ता है। तो पाक जल संधि यहाँ पर है, ये भारत के बाहर की एक महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद भारत के अगर हम बाहर की सीमा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक खाड़ी बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, खंभात की खाड़ी। इसे कहा जाता है खंभात की खाड़ी, जो कि गुजरात में है। और इसी तरीके से गुजरात में एक दूसरी खाड़ी बनती है यहाँ पे, और इसे बोला जाता है कच्छ की खाड़ी। गुजरात में दो प्रमुख खाड़ियां अरब सागर की, अरब सागर में स्थित दो प्रमुख खाड़ियां खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। ठीक है, और नीचे यहाँ पर मन्नार की खाड़ी, छोटी छोटी खाड़ियां हैं ये। और ये तो बंगाली खाड़ी। खाड़ी किसे कहा जाता है, खाड़ी कहा जाता है कि स्थल खंड से घिरे हुए, स्थल खंड से तीन तरफ से घिरे हुए जलराशि जो होती है उसे खाड़ी कहा जाता है। यानी कि जल का वह भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ होगा उसे खाड़ी कहा जाएगा। अगर आकार में बहुत बड़ा है तो उसे वे कहा जाता है, उसे वे, इंग्लिश में उसे वे कहा जाता है। तो जैसे कि बे ऑफ बंगाल, जैसे कि बे ऑफ बंगाल। लेकिन अगर आकार में वो छोटा है, आकार में घिरा तीन तरफ से ही है लेकिन आकार में अगर छोटा है तो उसे गल्फ कहा जाता है। जैसे गल्फ ऑफ खंभात, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ, जैसे कि गल्फ ऑफ मन्नार। इनको कहा जाता है गल्फ, है खाड़ी है लेकिन इन्हें कहा जाता है गल्फ। और ये बड़ा भाग है, आप देख रहे होंगे तीन तरफ से घिरा हुआ, तो इसे कहा जाता है बे ऑफ बंगाल। बे खाड़ी का अगर बड़ा है खाड़ी तो उसे वे, और छोटा है तो उसे गल्फ। तो भारत में गल्फ में मन्नार, ठीक है, खंभात और कच्छ, क्या ये गल्फ, ये गल्फ है, और ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये रहा भारत की अभी बाहर की जो भी जानकारियां हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।